हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग संविधान की प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, क्या प्रस्तावना है, इसमें संशोधन कब किया जा सकता है, कब नहीं, या फिर किया जा सकता है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जीएस के और भी टॉपिक्स की वीडियो आ चुकी हैं जिसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा हमारा 2021 यूपी पीसीएस के लिए कोर्स चल रहा है जिसकी साइट है ज्ञान मुद्रा एकेडमी। उस साइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो अगर उससे रिलेटेड किसी को कोई जानकारी चाहिए तो वो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकता है। ठीक है, वहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी लॉन्च हो गया है, आज या कल में ही लॉन्च हुआ है। तो अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं संविधान के बारे में, संविधान की प्रस्तावना के बारे में। सबसे पहले प्रस्तावना क्या है, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, यहाँ पर हम जान लेते हैं क्योंकि यही एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, प्रस्तावना अथवा उद्देशिका या फिर आमुख संविधान के परिचय या भूमिका को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि प्रस्तावना है क्या, ये इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन मिलेगा एक तरीके से, उसी को यहाँ पर उद्देशिका या फिर प्रस्तावना कहा गया है। ठीक है, जिसमें पूरे संविधान का समरी या फिर सार होता है। ओके, उसके बाद ये जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसके द्वारा कहा गया है। तो N.A. पालकीवाला के द्वारा ये कहा गया है। ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि किसके द्वारा क्या इसके बारे में बोला गया है, प्रस्तावना के बारे में। ओके, प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। इसको K.M. मुंशी ने कहे हैं ये शब्द हमारी प्रियम्बल के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह तथ्य कहा गया है सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के द्वारा। ओके, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं इसे कहूँगी, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी के दो आप लोग याद रख लेना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इनको याद करना। नेक्स्ट, प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत, संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये सब प्रस्तावना के अंतर्गत बताया गया है। उसके बाद यहाँ हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस तरीके से जोड़ा गया, क्या उसका अस्तित्व है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर जानेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था या फिर कब उसको स्वीकार किया गया था, ये दोनों डेट पूछी जाती हैं, तो ये आपको याद रखनी है। 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किया गया था। उसके बाद इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, इसको याद रखना है। इस प्रकार इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में यहाँ पर स्वीकार किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है तथा प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर एक बात बता देती हूँ, सबसे पहले प्रियम्बल को अगर किसी कंट्री ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा था तो वो अमेरिका ही था। उसके बाद अदर कंट्रीज़ थे जिन्होंने जोड़ा, जिसमें हमारा इंडिया भी शामिल है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि प्रस्तावना को लिया कहाँ से गया है। दूसरी चीज़, उसकी लैंग्वेज कहाँ से ली गई है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये आपको अलग तरीके से याद करनी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। इसका अर्थ है कि जनता सर्वशक्तिमान है। प्रस्तावना ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। ठीक है, ये प्रस्तावना में जो जो लिखा गया है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। न्यायिक, अगर हम न्याय की बात करते हैं प्रस्तावना में, तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्वतंत्रता, बंधुत्व प्रस्तावना के अनुसार संविधान के उद्देश्य हैं। ठीक है,
ये उसमें कुछ शब्द हैं जिनके मीन्स यहाँ आगे आएंगे, अभी ये आपको थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा होगा यहाँ पर। ओके, उसके बाद आपका एक नोट यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी संविधान प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है, उन न्याय को कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात हुई है। 1917 में हुई रूसी क्रांति से इनको लिया गया है। इनका मीन्स क्या है वो मैं आगे चलकर बताऊंगी, यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इसी PDF में आगे इसको एक्सप्लेन किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता व प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख है। ये एक एक वर्ड स्टेटमेंट के थ्रू या फिर क्वेश्चन में डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाता है कि इसका मीन्स क्या है या फिर क्या यूज़ हुआ है क्या नहीं, इस तरीके से। ठीक है, तो एक एक वर्ड आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि हमारी प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या इस पर विचार दिए गए हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो ये याद रखिए कि एक ही बार हुआ है और वो हुआ था 42 अमेंडमेंट 1976 में। प्रस्तावना में इसको संशोधित किया गया था और इसके द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द उसमें जोड़े गए थे, ये पूछा जाता है। ठीक है, हालांकि एक बात कहूँ, समाजवादी जो शब्द है ये पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था, जो कि नीति निर्देशक तत्वों में विद्यमान था ये। ठीक है, लेकिन इसको प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया है और वो जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक है, प्रस्तावना की व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता है जो संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित है। ठीक है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाला जो इसमें है कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये याद रखना है। इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, जब ऊपर आपको बता ही दिया गया है कि अमेंडमेंट हुआ है तो किया ही जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत ही रेयर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, लेकिन फिर भी जान लेते हैं। एक बेरुवाड़ी संघ मामला हुआ था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, ये कहा गया था उसमें। उसके बाद नेक्स्ट आया था केशवानंद भारती मामला, जो कि 1973 में हुआ था। उसमें उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा माना था। ठीक है, ये जो बेरुवाड़ी संघ बनाम ये मामला हुआ था, ये 1960 में हुआ था। ठीक है, कई बार सन पूछ लिए जाते हैं, तो 1960 में हुआ था। इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। नेक्स्ट केशवानंद भारती मामला, जो कि 1973 में हुआ था, इसमें इसको इसका आंतरिक हिस्सा मान लिया गया था। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मत के अनुसार यह संविधान का भाग है। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया नहीं गया, लेकिन मैं बता देती हूँ, एक और मामला हुआ था LIC ऑफ इंडिया मामला हुआ था 1995 में। ठीक है, उसमें भी पुनः यही बताया गया था फिर से कि उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। ठीक है, केशवानंद भारती मामले के बाद ये बोला गया था। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है या नहीं। इसमें लोग कंफ्यूज जाते हैं, तो इस चीज़ को याद रखना। एक क्वेश्चन आता है, ये है इसमें, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो अगर वहाँ पर केवल क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में किसको संविधान की आत्मा कहा गया है, तो आपको प्रियम्बल पर टिक करना है। ठीक है, प्रियम्बल करेक्ट आंसर होगा। अगर वहीं क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तो आपका आंसर बदल जाएगा, वो हो जाएगा आर्टिकल 32, यानी कि संवैधानिक उपचार जो हैं हमारे, ठीक है, फंडामेंटल राइट में, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा गया था। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखने, दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है।
अब इम्पॉर्टेंट सबसे चीज़ ये आती है कि यहाँ जो हमारी प्रियम्बल में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। कई बार ये इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि किस तरीके से इनको प्रस्तावना में इनको जोड़ा गया है या फिर इनका यूज़ किया गया है, तो वो आपको याद रखना है। सीक्वेंस यही है जो मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो जानते हैं, सबसे पहला शब्द है संप्रभुता, ठीक है। संप्रभुता का मतलब है, इसका अर्थ है कि भारत ना तो किसी देश पर निर्भर है और ना ही किसी विदेशी शक्ति के अधीन है, यानी कि इंडिया अपने निर्णय खुद लेने की शक्ति रखता है, उसके पास अपने निर्णय लेने का राइट है पूरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ है, भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जिसका उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को ख़त्म करना है, ठीक है। ये समाजवाद का अर्थ है। इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया है कि समाजवाद जो है, ये जो शब्द है सबसे पहले जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जुड़ा हुआ था, लेकिन 1976 में एक अमेंडमेंट हुआ था 42वां, जिसके द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया था। तो ये इस शब्द से रिलेटेड यही जानकारी है, इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और इसका अर्थ है कि जो भारत है वह सभी धर्मों को समान मानता है और इसका कोई अपना धर्म नहीं है, ठीक है। यही इसके बारे में खास है, बस इससे अलग हटके कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इससे रिलेटेड एक बात यह है कि एक समान धर्म को भारत मानता है, इसीलिए आपको जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं, उनमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, ठीक है। तो फंडामेंटल वाला जब टॉपिक आएगा तो उसमें हम इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे, अभी यहाँ मैं इसको नहीं समझाऊंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका शब्द है इसमें लोकतांत्रिक, ठीक है। भारत में लोगों का शासन है, यहाँ की सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है। यहाँ लोकतांत्रिक शब्द का मतलब यही बताया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो लोकतंत्र की बात हो रही है, तो देखिए लोकतंत्र होता है दो प्रकार का, ठीक है। दो प्रकार का होता है, पहला होता है प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट, ठीक है। ये दो प्रकार का लोकतंत्र होता है। अब बात आती है कि इंडिया में किस तरीके का है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर क्या है। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो वहाँ पर ये इस तरीके का जो लोकतंत्र होता है वो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्विट्ज़रलैंड में इस तरीके का डेमोक्रेसी है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अप्रत्यक्ष। क्या होता है अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि इसमें जो लोग होते हैं, जो आम जनता होती है, वह अपने कुछ प्रतिनिधि चुनती है, ठीक है। उन जो प्रतिनिधि होते हैं वो सर्वोच्च शक्ति का यानी कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके सरकार चलाते हैं, नए कानूनों का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो इस टाइप का लोकतंत्र होता है उसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ये भी दो तरीके का होता है, जिसमें एक तो संसदीय आता है, ठीक है, और एक आता है राष्ट्रपति के अधीन। जिसमें हमारे इंडिया की अगर बात होती है तो इंडिया में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र है, ठीक है, यानी कि अप्रत्यक्ष वाला जो है वो आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। उसके बाद आता है आपका गणतंत्र। गणतंत्र में राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है, ठीक है। तो देखो इसमें खास बात यही है कि एक जो लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था होती है या फिर कोई भी लोकतांत्रिक देश होता है, वहाँ पर जो
ये जो व्यवस्था होती है, जो सिस्टम होता है, उसको दो भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है, बांटा जा सकता है। एक होता है गणतंत्र और एक होता है राजशाही। अब राजशाही में क्या होगा कि वंशानुक्रम चलता है, राजा जो है उत्तराधिकार उसका उसका बेटा आया, फिर उसका बेटा है, राजा या रानी जो भी होते हैं, इस तरीके से चलता है। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन में, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं गणतंत्र की, ठीक है, तो गणतंत्र में क्या होता है कि एक निश्चित समय के लिए राजा जो है मतलब चुनकर आता है कोई भी व्यक्ति, उसका जो अधिकारी होता है। फॉर एग्जांपल आपका अमेरिका है, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस होता है और कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, वैसे यहाँ पर इन शॉर्ट बता ही दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है न्याय। इसका मतलब है भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ ये जानना है कि ये तीन न्याय की बात तो की गई है, लेकिन इनका मतलब क्या है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये नहीं पूछेगा वो तुमसे कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय में क्या क्या बात की गई है ये पूछ सकता है। तो यहाँ पर सामाजिक न्याय से मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ये चारों शब्द आपको याद रखने हैं, मैं फिर से बोल देती हूँ। जाति, रंग, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट है आर्थिक। आर्थिक जो है न्याय मिला है, उसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के उसके आर्थिक कारणों की वजह से आप उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि हर एक व्यक्ति के पास समान राजनीतिक अधिकार होंगे, फिर चाहे वो किसी राजनीतिक ऑफिस से रिलेट करता है या फिर उसमें प्रवेश की बात है या फिर किसी भी चीज़ की बात है, उसके पास समान राइट होंगे, ठीक है, हर एक व्यक्ति के पास। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता भारत में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। देखिए, स्वतंत्रता है हर व्यक्ति के पास, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस लगाई गई हैं। आपके पास अगर आपको स्वतंत्रता दी गई है, इट डजेंट मीन कि तुम्हें कोई लाइसेंस मिल गया है किसी के कि आप कुछ भी कर सकते हैं उसमें, ठीक है, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता के अधिकार का यूज़ आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई कुछ लिमिटेशंस या फिर कुछ सीमाएं बताई गई हैं, उन्हीं के भीतर रह करके आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये है इसमें, यानी कि किसी दूसरे के राइट का हनन नहीं होना चाहिए। आप किसी की दूसरे को किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो, आप उस कहते हो कि हम अपनी फ्रीडम का यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं माना जाएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हाँ, एक बात है स्वतंत्रता से रिलेटेड, इसमें जो ये अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का जो बात हुई है, इसमें जो हमारी प्रियम्बल है इसमें कहाँ से लिया गया है ये क्वेश्चन एक आता है। तो फ्रांस की क्रांति से इसको लिया गया है। 1980 सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 1789 से 1799, ठीक है, ये उसका सन है, याद रखना। तो फ्रांस की क्रांति से उसको लिया गया है, स्वतंत्रता के बारे में मैं बता रही हूँ। उसके बाद आता है समता, ठीक है। भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध है, ओके, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी दिया गया है। फंडामेंटल राइट में अगर समता की बात करती हूँ, यानी कि एक नागरिक के पास क्या समता सुनिश्चित करने के लिए उसको क्या राइट दिए गए हैं, कौन से राइट हैं, तो आप याद रखना। देखिए, सबसे पहले आपका है आर्टिकल 14, ठीक है, जिसमें विधि के समक्ष समता की बात की गई है। उसके बाद है आर्टिकल 15, ठीक है, जिसमें धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध, यानी कि उसमें किसी भी के साथ आप वो नहीं कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। उसके बाद है आर्टिकल 16, जिसमें भी समानता की बात की गई है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में उसमें प्रावधान है। नेक्स्ट है आर्टिकल 17, जिसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी कि आप किसी के साथ छुआछूत के बेस पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हो। उसके बाद है आर्टिकल 18, इसमें भी स्वतंत्रता की बात की गई है, उपाधियों के अंत के बारे में, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा अगर इन चारों पांचों आर्टिकल को यहाँ पर समझाने बैठ गई तो मैं इनकी बात हम फंडामेंटल राइट में करेंगे, यहाँ हम इसको नहीं समझेंगे, ठीक है। तो ये समानता की बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।
उसके बाद नेक्स्ट है बंधुत्व, यानी कि भाईचारे की भावना। ठीक है, तो भाईचारे की भावना के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। कहीं ना कहीं आपने अगर पढ़ा हो तो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, यानी कि अनुच्छेद 51 क के तहत जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, वो भी यही कहते हैं कि हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या फिर वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर अपनी जो है भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए ये वर्ड्स भी आपको याद रखने हैं कि धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय। ठीक है, ये जो है आपको तीनों वर्ड याद रखने हैं। ये शब्दों से ही क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पर, और कहीं से नहीं। क्वेश्चन इतने इजी नहीं पूछेगा आपसे कि धार्मिक स्वतंत्रता क्या है या व्हाटएवर, इसको कहाँ से लिया गया है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, तो आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया है, इसमें कुछ ऐसा नहीं बचा है। बाकी यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं, संविधान संशोधन है उनके लिए अलग से टॉपिक आ जाएगा, फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए अलग अलग से टॉपिक आ जाएगा। क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो आई थिंक कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग से बताना हो। तो करंट अफेयर्स की जो मंथली कंपाइलेशन है वो आपकी वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा जीएस के टॉपिक आपके चल ही रहे हैं। अगर आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस टॉपिक को ऊपर वीडियो लेकर आइए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।